हेलो दोस्तों, मैं राहुल कृष्णा डिजिटल स्कूल की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ द चॉइस बुक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। ये बुक ईडिथ ईगर के द्वारा लिखी गई है। इस बुक में ईगर ने अपने जीवन की सभी घटनाओं का जिक्र किया है। जो लोग जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं को लेकर दुखी रहते हैं, उनको ये बुक समरी जरूर सुननी चाहिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरा अगला वीडियो आपको आसानी से और जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जब हमारे सामने जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ किसी एक ऑप्शन को चुनने का रास्ता बचता है। ये कई बार हम ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं जब हमें ये लगने लगता है कि अब हमारा जिंदा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसी कंडीशन में फंसने पर लोग दो तरह से रिएक्ट करते हैं। पहले तो वो लोग जो कि इस कंडीशन में पहुंचने के बाद बिल्कुल हिम्मत खो देते हैं और आखिरी समय आने से पहले ही हार मान लेते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने आखिरी समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपना हर एक पल खुद को बचाने और अपने आप को बेहतर करने में निकाल देते हैं। और ये एग्जाम्पल सिर्फ जिंदगी और मौत के सवाल पर ही नहीं फिट बैठता, बल्कि ये एग्जाम्पल लाइफ की हर टफ सिचुएशन पर फिट बैठता है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। हमें यह भी भरोसा नहीं रहता कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं। तो हम एक ऐसी सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाते हैं जब हमें लगने लगता है कि हम सब कुछ हार चुके हैं, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और अब हम फिर से उठ खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी और सब कुछ हार जाने के बाद भी हमारे पास एक ऐसी चीज रहती है जो हमें दोबारा से उठ खड़े होने की हिम्मत देती है, और वो चीज है हमारी उम्मीद और हमारा प्रयास। हम लाइफ में कितनी भी बुरी कंडीशन में क्यों न पहुंच जाएं, हम चाहे सब कुछ खो ही क्यों न दें, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास, कभी हार ना मानने की उम्मीद हमें फिर से उठ खड़े होने की ताकत देती है। आखिरी वक्त तक सिचुएशन से लड़ना और कभी हार ना मानने का जज्बा हमारी वो ताकत है जो हमें कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं फील होने देती। सिंपल सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि आप किसी ऐसी रेस में हिस्सा लेने जा रहे हैं जिसे जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं कि इस रेस में जीतना आपके लिए लगभग नामुमकिन ही है, लेकिन फिर भी आप उस रेस में भागते हैं। तो उस रेस में भागने के बाद कम से कम आपके पास ये तो कहने के लिए रहेगा कि आपने प्रयास किया, आपने अपना पूरा प्रयास किया। भले ही आप रेस में हार गए हों, लेकिन यह प्रयास करने की संतुष्टि आपको रेस जीतने की खुशी से कम खुशी नहीं देगी। बात चाहे रेस के मैदान की हो या फिर लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से जूझने की, कोशिश करने की संतुष्टि सबसे बेहतर होती है। और फिर हम सब ने ये लाइन तो सुनी ही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असल में ये लाइन बिल्कुल सही है। किसी भी चीज के लिए कोशिश करने के बाद आप उसमें कभी हारते नहीं हैं। असल में हारते तो वो हैं जो कभी कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी को सुनने जा रहे हैं वो इन्हीं चीजों पे बेस्ड है। हम डिस्कशन करेंगे डॉक्टर ईडिथ ईवा ईगर की लिखी बुक द चॉइस पर। यह आपको जिंदगी के हर मुकाम पर और हर मोड़ पर लड़ना सिखाती है। ये आपको बताती है कि लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम और हर सिचुएशन में आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। पहली, या तो आप उस सिचुएशन से लड़िए, उससे निपटने की कोशिश कीजिए, या फिर दूसरी चॉइस ये होती है कि आप रेस शुरू करने से पहले ही हार मान लीजिए और कोशिश ही मत कीजिए। सीखते हैं जिंदगी के गेम के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। दोस्तों, अक्सर हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि वो जितने प्यार के हकदार हैं, वो प्यार उन्हें अपने परिवार की तरफ से नहीं मिला। ऑथर ईडिथ ईगर अपनी लाइफ से जुड़ी हुई इस किताब की शुरुआत कुछ ऐसे मोमेंट से करती हैं जिनमें उन्हें कभी कभी महसूस होता था कि उन्हें शायद अपनी फैमिली में कभी ठीक से एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। लेकिन एक रात जब वो अपने परिवार के साथ बैठकर डिनर कर रही होती हैं, तब उन्हें समझ आता है कि फैमिली के लोग उन्हें कितना ज्यादा प्यार करते हैं। अपने बचपन के बारे में याद करते हुए ईगर बताती हैं कि वो जब भी अपनी बहन माग्डा और मॉम इलोना को याद करती हैं, तब उनके चेहरों से ज्यादा उनके बाल और उनके द्वारा पहने गए उन्हें लंबे कोट याद आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो तीनों आखिरी बार एक साथ थीं, तब ईगर ने उन्हें इसी तरह से देखा था, जिसमें उनकी मॉम के लंबे बाल थे और उनकी एक चोटी बनी हुई थी। वहीं उनकी बहन के कंधों तक भूरे बाल थे और उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उनमें काफी धूल थी। उस दिन वो काफी थकी हुई महसूस कर रही थी। ये उनके अलग होने से पहले का मोमेंट था। आज भी जब ईगर इस मोमेंट को याद करती हैं तो उन्हें लगता है कि ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है। इस बात को बीते हुए आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जब इस पल को याद करती हैं तो काफी उदास हो जाती हैं। वो अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि जब वो किचन में होती थीं और उनकी माँ उनके खाने के लिए कुछ तैयार कर रही होती थी,
तो वो ईगर से कहती हैं कि वो उन्हें कोई कविता सुनाए। इस पर ईगर तुरंत उन्हें अपनी याद की हुई कविता सुना देती थी। हालांकि इस वक्त ईगर केवल 9 साल की थीं, लेकिन वो बिल्कुल साफ इंग्लिश बोलती थी, जिसे सुनने के बाद उनकी मॉम उनसे कहती कि तुम्हारे पास लुक्स नहीं है, लेकिन तुम्हारा माइंड काफी शार्प है। ईगर को इस बात में शिकायत और तारीफ दोनों का ही एहसास हुआ। वो कहती हैं कि जब एक छोटे बच्चे को बार बार ये कहा जाता है कि वो ज्यादा प्रीटी नहीं दिखता है, भले ही ये बात एक मजाक में कही गई हो, तो धीरे धीरे वो बच्चा इसे सच मानने लगता है और ये उसके कॉन्फिडेंस को कम करने का काम करता है। ईगर कहती हैं कि हालांकि उनके पिता हमेशा उन्हें प्यार करते थे, लेकिन एक दिन जब वो उन्हें गुड नाइट कहने के लिए उनके कमरे के दरवाजे पर आए, तो उन्होंने ईगर से कहा कि जब 2 बेटियों माग्डा और क्लारा के बाद वो पैदा हुई, तब उन्हें काफी बुरा लगा था। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें फिर से एक बेटी हो, इसकी जगह पर वो एक बेटा चाहते थे। पर अब जब वो उनसे बात करते हैं तो वो फील करते हैं कि सिर्फ ईगर ही है जो उनकी बातों को अच्छी तरह से समझती हैं। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उनकी बहनें हमेशा ये कहकर उन्हें चिढ़ाती थी कि उनके लुक्स बहुत अच्छे नहीं हैं या उनमें एक वुमनहुड दिखाई नहीं देता। जब भी वो सोने के लिए अपने कमरे में जाती, तब माग्डा और कैलारा उन्हें एक गाना गाकर चढ़ाती, जिसके शब्द थे, यू आर अगली, यू आर फनी, यू विल नेवर गेट हस्बैंड। वो बताती हैं कि उन्हें इस बात से कोई समस्या नहीं थी कि उनकी बहनें उनके सामने एक ऐसा गाना गाती थी जो इनकी इंसल्ट करता था, बल्कि मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी बहनों के द्वारा कही गई इस बात को सच मानने लगती थी। हालांकि उनकी बहन किलारा बीच में ही मागडा को टोकते हुए कहती कि चलो अब उसे ज्यादा परेशान मत करो। उनकी फैमिली में यह सब चलता ही रहता था और वो धीरे धीरे बड़ी भी हो रही थी। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर के समय जूइश लोगों को एक नई जगह पर जाने के लिए कह दिया गया, लेकिन उनकी मॉम अपने पुराने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एक शाम जब वो सभी साथ बैठकर डिनर कर रहे थे तो उनके पिता ने अपनी वाइफ यानी ईगर की मॉम से कहा कि वो नई जगह यानी कि बुडापेस्ट क्यों नहीं चली जाती। इस पर उन्होंने गुस्से से भरी नजर से उन्हें देखा और कहा कि उन्होंने यहाँ पर इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि वो इस जगह को छोड़कर चली जाएं। उस समय कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। ईगर बताती हैं कि वो घर में सबसे छोटी थीं, इसलिए जब भी ऐसा कोई माहौल होता तो वो इस शांति को तोड़ने का काम करती। उस दिन भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने टेबल पर बैठे हुए कहा कि क्या वो एक सवाल पूछ सकती हैं, और उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि आज की रात बाकी की रातों से अलग क्यों है। उनके डैड ने टेबल पर बैठे सभी लोगों के सिर को चूमा और कहा कि उन्हें इसका जवाब जल्दी ही मिल जाएगा। ईगर को उस दिन एहसास हुआ कि वो अपनी फैमिली के लिए कितना ज्यादा मायने रखती थी। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली का हमारे साथ जो बिहेवियर होता है वो हमें पसंद नहीं होता, लेकिन यहाँ हमें ये समझने की जरूरत होती है कि क्या वो जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या ये उनका आपके लिए प्यार जताने का तरीका है। साथ ही साथ आपस में बात करना और अपनी फीलिंग्स का इजहार करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। अपने परिवार से बात करें, आपको क्या पसंद है क्या नहीं ये बताइए, और कोशिश कीजिए कि कोई भी बात मन में रखने की बजाय ये बात आप उन्हें बता दें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में और जानते हैं ऑथर की कहानी को और ज्यादा करीब से। ईगर बताती हैं कि एक रात कुछ लोग उनके घर के अंदर तक चले आए और वो जोर जोर से उन्हें अपना सामान बांधने के लिए कहने लगे। उन्होंने ईगर के डैड से कहा कि वो यहाँ से निकलकर किसी और जगह पर रहने के लिए जाने वाले हैं, जहाँ पर सभी जूइश लोगों को एक साथ रखा जाएगा। ईगर कहती हैं कि उन्हें यह समझ नहीं आ पाया कि वो लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे या धमका रहे थे, क्योंकि उनके हाथों में गन्स थीं और वो उन्हें जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने के लिए कह रहे थे। ईगर इस वक्त गहरी नींद में थी, पर उन्हें उनकी मॉम ने जल्दी से उठकर तैयार होने के लिए कहा। उनकी मॉम ने किचन में जाकर कुछ खाने का सामान पैक किया, जिससे वो कुछ दिनों तक भूखे रहने से बच सकते थे। इसके बाद उनकी मॉम ने उन्हें और उनकी बहनों को तैयार करना शुरू किया, जिससे वो जल्दी वहां से निकल सकें और उन सैनिकों के अकॉर्डिंग उस नई जगह पर पहुंच सकें। उनकी मां ने पहले उनकी बहनों को पहनने के लिए कपड़े दिए और बाद में ईगर को एक नीले रंग की सिल्क की ड्रेस थी। ये अप्रैल का मौसम था और सुबह के समय हल्की ठंड होती थी, इसलिए उन सभी ने खुद को अपने अपने कोट से ढक लिया। सैनिकों ने उनके घर के दरवाजे पर अपने पैरों से जोर से मारा और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा। ईगर कहती हैं कि उनके घर में किसी को भी उन सैनिकों का ये बर्ताव पसंद नहीं आया, लेकिन कोई भी उनसे कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उनके हाथों में गनें थीं। घर से बाहर निकलने पर उन्हें एक गाड़ी दिखाई दी जिसमें पहले से ही काफी लोग बैठे हुए थे। उन सैनिकों ने उनके डैड से गाड़ी में बैठने के लिए कहा
और बताया कि ये गाड़ी उन्हें वहां तक पहुंचा देगी जहां पर बाकी के जूइश लोग पहले से ही मौजूद हैं। जब ईगर और उनका परिवार उस गाड़ी में बैठकर उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि ये एक फैक्ट्री एरिया था जहां पर ढेर सारे लोगों की भीड़ मौजूद थी। इस फैक्ट्री में ईंट बनाने का काम होता था। ईगर अपने मन में सोच रही थी कि शायद यहाँ उनसे भी काम करवाया जाएगा। वो अपने परिवार के साथ जब आगे बढ़ने लगी तब उन्हें अपने अपार्टमेंट के आसपास रहने वाले लोग दिखाई देने लगे, जिनमें से कुछ उनके पड़ोसी थे, कुछ शॉपकीपर्स थे, लेकिन उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। और न ही ईगर को एरिक दिखाई दी, जिसे वो काफ़ी पसंद करती थी। उनकी बहन माग्डा ने देखा कि उनके योगा टीचर भी वहां पर मौजूद थे और उनके साथ उनका छोटा बच्चा था जो दूध न मिल पाने की वजह से काफ़ी रो रहा था। ईगर ने उन योगा टीचर को कहते हुए सुना कि अगर उनके बच्चे को टाइम से दूध नहीं मिल पाया तो क्या होगा। ईगर और उनकी फैमिली ये सब देखकर काफ़ी दुखी हो रहे थे, पर वो चाहते हुए भी माग्डा के योगा टीचर की मदद नहीं कर सकते थे। उनकी मॉम ने जो भी थोड़ा बहुत खाना पैक किया था वो लगभग खत्म हो चुका था और जो थोड़ा बचा हुआ था वो इस छोटे बच्चे के खाने लायक बिल्कुल भी नहीं था। माग्डा के योगा टीचर रोते हुए इधर उधर घूमकर उस छोटे बच्चे के लिए दूध मांग रहे थे, पर उन्हें मदद मिलना शायद इम्पॉसिबल था। जब ईगर अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि उस फैक्ट्री एरिया को बीच से पार्टीशन करके दो पार्ट्स में बांट दिया गया था और किसी भी एक साइड के लोगों को दूसरी तरफ जाने की परमिशन नहीं थी। पर ईगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ एरिक को ढूंढना चाहती थी, इसलिए वो एक सैनिक से पूछकर दूसरी ओर चली गई। उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नाम लेते हुए उन्हें पुकारना शुरू किया और साथ में वो एरिक को भी पुकार रही थी। पर कुछ भी ना मिलने पर वो ये सोचकर वापस लौटने लगी कि शायद थोड़ी देर में उन्हें उनके ग्रैंड पेरेंट्स मिल जाएंगे। जब वो वापस आ रही थी तो वो एरिक से टकरा गई। उन्होंने अपने मन में इस बात के लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा किया। एरिक ने उनके हाथों को पकड़ते हुए कहा कि वो उनके हाथों को कभी भी नहीं भुला पाएंगे और इस वॉर के बाद वो जब दोबारा मिलेंगे तब वो ईगर के साथ ही किसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई साथ ही में पूरी करेंगे। ईगर वहां से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि पार्टीशन के दूसरी तरफ उनकी फैमिली उनका इंतजार कर रही होगी। एरिक से मिलने के बाद वो अपनी फैमिली वाले पार्टीशन की तरफ लौट आईं। जब वो अपने परिवार के पास वापस गईं तो उन्होंने सुना कि कुछ दिनों तक यहाँ रुकने और काम करने के बाद उन्हें ट्रेन के जरिए यहाँ से किसी दूसरी जगह पर भेजा जाएगा। ईगर बताती हैं कि वहाँ उस फैक्ट्री में कुछ दिनों तक काम करने के बाद उन्हें एक ट्रेन के जरिए वहाँ से निकलने के लिए कहा गया। उन लोगों ने फिर से वहाँ से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। काफ़ी लंबी जर्नी को तय करने के बाद जब वो एक नई जगह पर पहुंची तो वहाँ उन्हें कई सारी औरतें दिखाई दी जो शायद उनकी तरह ही किसी दूसरी जगह से लाई गई थीं। ये पोलैंड था। यहाँ तक आने के बाद भी ईगर बताती हैं कि उन्हें ये पता नहीं चल पाया था कि यहाँ उन्हें एक बंदी की तरह रखा जाएगा। एक पर्सन ने उनकी माँ से आकर कहा कि अब आगे जाने की बारी उनकी है। उन्हें लगा कि वहाँ भेजकर उनकी माँ को ज़रूरत का कुछ सामान दिया जाएगा। उनकी माँ बाकी के लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गईं और उन्होंने बाकी लोगों से कहा कि वो जल्दी ही वापस लौटकर आ जाएंगी। उनके डैड को भी यह बोलकर वहां से ले जाया गया कि उन्हें पास की किसी जगह पर काम करने के लिए ले जाया जाएगा। अब वहां उस खुली हुई जगह पर सिर्फ ईगर और उनकी बहन माग्डा खड़ी हुई थी और अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी। इसी बीच एक पॉलिश लड़की ईगर के पास आई और उनकी नीली सिल्क ड्रेस को देखते हुए कहा कि ये काफ़ी अच्छी है और उन्हें घूरते हुए ईगर के कानों में से उनके ईयरिंग खींच लिए। ईगर ने देखा कि उस लड़की की आंखों में उनके लिए कोई भी सिंपैथी नहीं थी। ईगर ने उस लड़की से पूछा कि वो अपनी माँ से कब मिल पाएंगी, तो उसने जवाब दिया कि क्या तुम्हें वो कुछ दूरी पर एक चिमनी दिखाई दे रही है? तुम्हारी माँ शायद उसी में चल रही हैं। उसने आगे कहा कि बेहतर होगा वो अपनी माँ के बारे में बात करते वक्त पास्ट टेंस का यूज करें। दोस्तों, अक्सर हम लोगों की अपनी लाइफ को लेकर 100 कंप्लेंट्स होती हैं। हमारा घर अच्छा नहीं है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारी फैमिली हमसे प्यार नहीं करती, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों के बीच हम उन चीज़ों का शुक्रिया करना भूल जाते हैं जो हमारे पास है। क्या आप रोज़ सुबह उठने पर भगवान को थैंक्स कहते हैं? अगर नहीं तो अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को ज़रूर शामिल कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत लोगों से बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। चलिए जानते हैं आगे ऑथर के साथ क्या हुआ। ईगर कहती हैं कि जब उन्होंने उस लड़की से अपनी माँ के बारे में ये बात सुनी तब वो बिल्कुल शांत हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगले मोमेंट में वो सांस भी नहीं ले पाएंगी। उन्होंने याद किया कि उनके डांस टीचर ने एक बार उनसे कहा था
कि आपकी खुशी आपके अंदर से ही पैदा होती है। लेकिन ईगर को आज महसूस हो रहा था कि अब वो लाइफ में कभी भी खुश नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो अपनी माँ को ही अपनी खुशी का सोर्स मानती थी। उनकी बहन मागडा उनके बगल में ही खड़ी हुई थी। उन्होंने एक बहुत धीमी आवाज में कहा कि शरीर मर सकता है लेकिन सोल कभी नहीं मरती। वो लगातार उस चिमनी की तरफ देखे जा रही थी। कुछ देर बाद मागडा ने शायद खुद को थोड़ा संभाल लिया था, लेकिन ईगर के लिए ये बहुत मुश्किल था। वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। कुछ देर के बाद वहां पर कुछ नए सैनिक आए जो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे और हंस भी रहे थे। ईगर बताती हैं कि उनके लुक्स और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो हमारे अगेंस्ट थे। उन लोगों को खुद की ओर आते देखकर ईगर को काफी डर महसूस हो रहा था। उनकी बहन मागडा भी लगभग खड़े हुए कांप रही थी। उन सैनिकों ने वहां पर आने के बाद उस जगह पर मौजूद सभी लोगों के साथ जो बर्ताव किया वो शायद सबसे ज्यादा डरावना था। ईगर ने बताया कि उन लोगों ने सभी के कपड़ों को बुरी तरह से फाड़ दिया था और उनके बालों को भी काट कर बिल्कुल छोटा कर दिया था। ईगर और उनकी बहन मागडा अपने हाथों में अपने कटे हुए बालों को लेकर खड़ी हुई थी। वो उन्हें जमीन पर नहीं गिरने देना चाहती थी, क्योंकि उन्हें अपने लंबे बाल काफी पसंद थे। अब वो उन सैनिकों के सामने अपनी नीची नजरें किए हुए खड़ी हुई थी। उनकी सारी हिम्मत जैसे कहीं खो गई थी। ईगर कहती हैं कि आज से पहले उन्होंने जिस मागडा को देखा था, जो कि एक कॉन्फिडेंट और बोल्ड लड़की थी, आज वो पता नहीं कहाँ खो गई थी। वो डरी हुई एकदम शांत सी खड़ी थी और अगले कमांड के मिलने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद उन्हें अंदर जाने के लिए कहा गया। जब वो अंदर पहुंची तो उन्हें बिल्कुल ढीले और खराब कपड़े पहनने के लिए दिए गए। ईगर बताती हैं कि बैरक के अंदर उनकी मुलाकात फिर से उसी पॉलिश लड़की से हुई जिसने बाहर उनके ईयररिंग्स को छीन लिया था। उस लड़की का नाम कापो था। कापो ने उन्हें एक कटोरा देते हुए आदेश दिया कि वो इसे खोए नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने इसे कहीं खो दिया तो वो कभी भी अपना खाना नहीं ले पाएंगी। उस बैरिक में कुछ लोगों को जगह दे दी गई जहां पर वो एक अलमारी जैसी जगह पर सो सकते थे। ईगर ने और मागडा ने यह डिसाइड किया कि वो अपनी अपनी बारी से उस अलमारी पर सिर और पैर को बदलकर सोएंगी, क्योंकि वो अलमारी इतनी बड़ी नहीं थी कि दो लोग उसमें एक साथ एक ही तरफ सिर करके सो सकें। अगले दिन ईगर का सामना उस इंसान से हुआ जिसने उनकी मां को मारा था। उस पर्सन का नाम था D.R. मैंगल। उस बैरक का एक नियम था कि रोज वहां से किसी एक को चुना जाता था जिसे मैंगल को अपनी किसी आर्ट से खुश करना होता था, और अगर वो खुश नहीं होता था तो वो उन्हें उसी चिमनी में ले जाकर मार देता था। उस दिन मैंगल ने ईगर को चुना और उन्हें डांस करने के लिए कहा। ईगर काफी डरी हुई थी, लेकिन अगर वो डांस नहीं करती तो शायद उस दिन वो बच नहीं पाती। उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए परफॉर्मेंस देनी ही होगी। ईगर के दिमाग में यही सब बातें चल रही थीं कि अचानक से मैंगल की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। डांस नाउ! ये सुनने के बाद ईगर ने अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने के लिए डांस करना शुरू किया। वो कहती हैं कि उस दिन वो काफी लकी थी, क्योंकि मैंगल ने उनकी परफॉर्मेंस के लिए जो गाना चुना था उस पर ईगर पहले परफॉर्म कर चुकी थी। वो अपनी परफॉर्मेंस में बिल्कुल खो गई थी। उन्हें एक टाइम के बाद ये भी नहीं याद रहा कि वो अपनी माँ के किलर के सामने डांस कर रही हैं, क्योंकि आज वो सिर्फ खुद को बचाना चाहती थी। ईगर कहती हैं कि उन्हें महसूस हुआ जैसे वो एक नरक में डांस कर रही हों और उनके सामने एक मौत का फरिश्ता हो जो उनके कदमों के रुकते ही उन्हें उस मौत वाली चिमनी तक ले जाएगा। जब गाना खत्म हुआ तब मैंगल ने उनकी तरफ एक ब्रेड का टुकड़ा उछाल दिया। यह भी वहां का एक नियम था कि जब उन्हें किसी की परफॉर्मेंस पसंद आती थी तो वो इस तरह से ब्रेड के टुकड़े को उछालकर वहां से चले जाते थे। ईगर ने वो ब्रेड अपनी बहन मागडा के साथ शेयर की। उस दिन उन्होंने बस एक ही इमोशन फील किया कि आज वो खुद की लाइफ को बचा पाई, और वो इसके लिए काफी ग्रेटफुल थी। लेकिन आने वाले कल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो नहीं जानती थी कि कल वो खुद को बचा सकेंगी या नहीं, पर उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो और उनकी बहन मागडा यहाँ से निकल सकेंगी और एरिक से मिल पाएंगी और अपने डैड से भी, जो शायद बाहर जिंदा होंगे। ईगर बताती हैं कि इतने दिनों के बाद अब कैंप में हंगरी से जूइश लोगों का आना बंद हो चुका था। उन्हें लगा कि शायद अब सारे जूइश लोगों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। अपने आसपास के लोगों से भी उन्हें यह सुनने को मिलता था कि उनकी गवर्नमेंट भी नाजी लोगों के सामने झुकने के लिए तैयार हो चुकी है। वो बताती हैं कि उनकी कंट्री पर हर तरफ से दूसरे देश अपना डोमिनेंस प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे थे। एक साइड से रूस तो दूसरी तरफ से अमेरिका। लेकिन उनके लिए शायद ये सारी बातें कुछ मायने ही नहीं रखती थीं।
उनके लिए तो बस अब वो और उनकी बहन मागदा ही मैटर करती थी। वो हर रात खुद को और मागदा के बच जाने पर यूनिवर्स का शुक्रिया करती। लेकिन हर सुबह उनके सामने एक नया चैलेंज होता और वो खुद को सेव करने की एक नई कोशिश करती। जैसे कि पहले उन्होंने डीआर मंगेल से बचने की कोशिश की थी, ऐसा ही एक नया चैलेंज अगले दिन उनके सामने आया। कैंप में सभी को अपनी बॉडी पर टैटू बनवाने के लिए वहां लाइन में खड़ा किया गया था। ईगर ने देखा कि वहां पर दो लाइंस बनी हुई थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि दूसरी लाइन किन लोगों के लिए है। वो चुपचाप पहली लाइन में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। जब उनका टर्न आया तो उन्होंने अपने ढीले कपड़ों वाली आस्तीन को ऊपर की तरफ मोड़ा और अपनी बाह आगे बढ़ा दी। वहां बैठे हुए सैनिक ने उनके हाथ को झटकते हुए कहा कि वो इन हाथों पर अपनी निडिल और इंक बर्बाद नहीं करना चाहता है, और ईगर को दूसरी लाइन की तरफ धकेल दिया। ईगर उस ठंड में बिल्कुल नम पड़ चुकी थी। उन्होंने अपने मन में धीरे से कहा कि लाइन किन लोगों के लिए है। शायद वो ये बात उस लाइन में खड़े हुए दूसरे लोगों से पूछना चाहती थी, लेकिन ठंड और डर की वजह से वो ज्यादा तेज बोल नहीं सकी। उनके पीछे खड़ी एक दूसरी लड़की ने उनके इस सवाल को सुन लिया और कहा कि ये लाइन मरने के लिए भेजे जाने वाले लोगों के लिए है। ईगर ये सुनकर एकदम चौंक गई। उन्होंने देखा कि उनकी बहन मागदा दूसरी लाइन में खड़ी हैं। ईगर के मन में विचार आया कि उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस लाइन में खड़ी हैं, लेकिन शायद वो अब हर समय अपनी बहन मागदा के साथ ही रहना चाहती थी। उनकी बहन मागदा का यही सोचना था। वो सुबह उठते ही पहले मागदा को अपने आसपास ढूंढती और रात में सोने जाने से पहले मागदा को अपने करीब देखकर ही सोती। शायद वो दोनों इस कैंप में अकेली एक फैमिली थी। ईगर ने अपने दिमाग को तुरंत इस बात की ओर से हटाया और सिर्फ ये सोचा कि कैसे वो मागदा के पास चली जाएं। उन्होंने उस लाइन से हटकर अपनी डांस परफॉर्मेंस में यूज किए जाने वाले एक मोशन कार्ट व्हील को करना शुरू किया और बिना रुके वो इसे तेज स्पीड से करती ही चली गई। टैटू बनाने वाले सैनिक ने काफी देर के बाद उस दूसरी लाइन को आगे बढ़ने के लिए बोल दिया और ईगर वहीं कार्ट व्हील ही करती रहीं। तो आज इस तरह से उन्होंने खुद को बचाया। वो जाकर अपनी बहन मागदा के पास खड़ी हो गई और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के साथ होने की खुशी को एक्सप्रेस कर रही थी। अब उन्हें कैंप से फिर बाहर लेकर आया गया और किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने को कहा गया। ये शायद कोई नया कैंप होगा। उन्हें ट्रेन में चढ़ने का कमांड देने वाले सोल्जर कह रहे थे कि अब उन्हें दूसरी जगह पर जाकर कुछ काम करने के लिए दिया जाएगा। जब वो नए कैंप में पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री है, जिसकी तेज धार वाली मशीनों से हथेलियों से खून निकलने लगता है। मागदा ने उसे कहा कि अगर वो नाजी की गोली से बच भी गई तो इन मशीन पर काम करके तो वो जरूर मर जाएंगी। यहाँ उन्हें शाम में अपना खाना खुद बनाना होता था, लेकिन इस समय भी सोल्जर उन पर नजर रखते थे। उन्हें अपने लिए डिनर बनाने के लिए कुछ आलू दिए जाते थे। ईगर कहती है कि उन लोगों को इतना कम खाना मिलता था कि वो आलू को छीलने के बाद उनके छिलके अपने कपड़ों में छुपा लेती थी और अगली सुबह उन्हें टोस्ट करके खा लेती थी। जब उनके आसपास सैनिक नहीं होते तो वो अपने कैंप के लोगों से मजाक में कहती हैं कि ये आलू के छिलके खाकर वो नाजी की गोलियों से पहले ही मर जाएंगी। ईगर बताती हैं कि जब से उन्होंने अपने अपार्टमेंट को छोड़ा था और कैंप में रहने के लिए गई थीं, तब से वो लगातार चलती ही जा रही थी। कभी जर्मनी, कभी ऑस्ट्रिया। उन्हें ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा था और आज फिर से वो एक लाइन में अपनी बहन मागदा के साथ खड़ी हुई थी। ईगर बताती हैं कि जब भी वो कहीं दूसरी जगह जाने के लिए एक लाइन में खड़ी होती तो वो कोशिश करती हैं कि उन्हें किसी गार्ड के पास खड़े होने का मौका मिल जाए, ताकि वो उनकी बातों को सुन सकें कि वो उन्हें कहाँ भेज रहे हैं। उस दिन भी ईगर एक गार्ड के समूह के पास खड़ी हो गई और उन्होंने उनकी बातचीत को सुना। वो कह रहे थे कि उनके प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने रिजाइन कर दिया है और जब तक युद्ध चल रहा है तब तक जिंदा बचे हुए जूइश को ऐसे ही इधर उधर भेजा जाता रहेगा। और युद्ध के बाद ईगर इससे ज्यादा उनकी बात सुन नहीं सकी, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने का कमांड मिल चुका था। वो मन में सोच रही थी कि जब वो लोग इन कैंप्स में बंद रहते हैं तब बाहर की दुनिया में कितना कुछ बदल जाता है। तभी ईगर को जर्मन लैंग्वेज में एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी, जिसमें आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा था। ईगर ने पीछे मुड़कर देखा कि मागदा अपनी जगह पर ही खड़ी हुई थी और आगे नहीं बढ़ रही थी। मागदा सिर्फ एक ही बात बार बार बोलती जा रही थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। ईगर ने सोचा कि क्या मागदा पागल हो गई हैं, क्योंकि वो जानती थीं कि मागदा अच्छी तरह से जर्मन बोल और समझ सकती थीं। उनके बार बार आई डोंट अंडरस्टैंड कहने से नाराज एक गार्ड ने अपनी गन के पिछले हिस्से से उनके चेहरे पर जोर से मारा। ईगर अपनी जगह पर ही खड़ी होकर चिल्लाने लगी कि उन्हें मत मारो।
कुछ देर के बाद जब गार्ड मागार्डा को मारने के बाद वहां से चला गया, तब मागदा आगे की ओर बढ़ी। उन्होंने काफी समय वहां खड़े होकर इंतजार किया, क्योंकि इस बार वो एक बॉर्डर को क्रॉस करने वाली थी। जब ईगर नई जगह पर पहुंची तो उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह शायद पिछली सभी जगहों से ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर कई सारे मेल वर्कर थे और वो ग्रेनाइट के पत्थरों को उठाकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे थे। ये पत्थर इतने ज्यादा भारी थे कि एक भूखा प्यासा इंसान उन्हें बिल्कुल भी नहीं उठा सकता था, और इसी वजह से उस सीढ़ी पर बॉडीज का ढेर लगा हुआ था। ये कहना मुश्किल था कि उनमें से कितने लोग जिंदा थे। ईगर को ये सीढ़ी एक मौत की सीढ़ी जैसी दिखाई पड़ी। जिन पत्थरों को वो लोग उठा रहे थे, उनसे हिटलर अपनी नई कैपिटल को बनाने वाला था। ईगर ने अपने पास खड़े हुए एक गार्ड से सुना कि अगर वो पत्थर नहीं उठा सकेंगी तो उनके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला तो ये कि उन्हें गोली मार दी जाए, और दूसरा ये कि उन्हें एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे धक्का दे दिया जाए। ईगर और मागदा ने लगभग साथ में ही कहा कि वो किसी पहाड़ से गिरकर मरना ही पसंद करेंगी, क्योंकि वो चाहती थी कि उन्हें काश मरते वक्त ही एक फ्री फॉल मिल जाए। जीने के लिए फ्रीडम कितनी ज्यादा जरूरी होती है, इस बात को शायद उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। अगर जिंदा रहते वक्त उन्हें यह हासिल नहीं हो पाई तो वो मौत के जरिए ही अपनी फ्रीडम को जी लेना चाहती थी। मागदा ने वहां पर एक क्रेमाटोरियम दिखाया। ईगर ने उनसे कहा कि यह सिर्फ एक वर्किंग कैंप ही नहीं है जहां पर उनसे काम करवाया जाएगा, बल्कि ये एक डेथ कैंप भी है जहां पर मरने पर उन्हें वहीं फेंक दिया जाएगा, जैसे कि हजारों डेड बॉडीज को वहां पर फेंका जा चुका था। ईगर ने अपने आसपास के लोगों से ये अफवाह सुनी कि सुबह तक उन सभी को मार दिया जाएगा। ईगर इस बात से डरी हुई थी, क्योंकि उनकी आंखों के सामने अभी भी वो चिमनी ही दिखाई देती थी जिसमें उनकी मां को मार दिया गया था। लेकिन वो अभी भी इन सारी चीजों से लड़ना चाहती थी। वो न सिर्फ लड़ना चाहती थी, बल्कि वो चाहती थी कि वो अपनी बहन मागदा के साथ इस वॉर को सरवाइव करें और अपने घर वापस लौट सकें। ईगर ने अपने मन में सोचा कि उनके जैसे एक आम इंसान के लिए वॉर को जीतने का मतलब यही होगा, क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पत्थर उठाने के लिए जब वो और मागदा आगे बढ़ी तो उन्होंने हल्के पत्थरों को चुना, क्योंकि वो जानती थीं कि इस हालत में वो इतना ही भार उठा सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने उस सफ़ेद सीढ़ी को धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। काफ़ी देर काम करने के बाद वो और मागदा उसी सीढ़ी पर गिर गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। रात में कुछ ब्रेड के टुकड़े उन्हें दिए गए। ईगर उन्हें खाने के बाद अपनी आंखों को बंद करके सोच रही थीं कि अगली सुबह शायद वो मर जाएंगी। उन्होंने सोचा कि शायद अब कभी वो आज़ाद नहीं हो सकेंगी। ना तो वो एरिक से मिल सकेंगी और ना ही अपने डैड के द्वारा सिली गई वेडिंग ड्रेस को वो पहन सकेंगी। उन्हें लग रहा था कि वो इससे बेहतर स्टेज में तो पहले थीं, जहां मंगेल ने उन्हें डांस करने के बाद जिंदा छोड़ दिया था। हालांकि उसने उनकी मॉम को मार दिया था, लेकिन उन्हें एक ब्रेड का टुकड़ा खाने के लिए दिया। शायद वो इससे बेहतर जगह थी। ईगर कहती हैं कि जब आप लाइफ के बारे में ये सोच रहे होते हैं कि अब आप लाइफ के सबसे बुरे दौर में हैं, तभी आपकी लाइफ शायद आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रही होती है जो शायद इससे भी कहीं ज्यादा बुरा होता है। पर एक अच्छी शुरुआत के लिए इस बुरे समय से होकर गुजरना ही पड़ता है। ईगर बताती हैं कि उनका एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था, और इस बार वो एक ऐसी जगह पर थीं जिसके बारे में शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। इस जगह पर बंदी लोगों से कोई काम नहीं कराया जाता था, लेकिन मरने के बाकी दूसरे सभी रीजन यहाँ पर मौजूद थे। मागदा तो शायद अब आगे सरवाइव नहीं कर सकती थी। वो अब चलने की जगह जमीन पर रेंगते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जाती थी। ईगर अपने बारे में बताते हुए कहती हैं कि वो वहां पर अधिकतर समय तक सोया ही करती थी। जब वो जाग भी रही होती थीं तो उन्हें खुद को होश में बनाए रखने की जरूरत होती थी। खाने के लिए उनके पास रॉ फ्लैश होता था, जिसे शायद वो कभी नहीं खा सकती थी। वहां पर किसी भी इंसान को मरने के लिए हजारों तरह की बीमारियां थीं, हैजा, बॉडी पर घाव होना, इन्फेक्शन और ना जाने क्या क्या। ईगर ने देखा कि एक जगह पर कुछ घास उगी हुई थी जिसकी पत्तियां चिकनी थीं और उनके किनारे काफी शार्प थे। वो मन में कह रही थीं कि शायद वो इस घास को खाकर ही जिंदा रह सकती हैं। वो अभी इस हालत में पहुंच चुकी थीं कि अगर उनके हाथ या पैर किसी और बॉडी के पास होते थे तो उन्हें काफी देर सोचने के बाद ये पता चल पाता था कि ये उनके हाथ या पैर हैं या फिर किसी और के। वो इस समय भी काफी नींद में, या कह लीजिए कि एक अनकॉन्शियस स्टेट में थी। इतने में ही उन्हें बाहर कुछ जीप का शोर सुनाई दिया और उनके पास बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा कि शायद अमेरिकन सोल्जर यहाँ पर आ चुके हैं। अमेरिकन यहाँ पर आए हैं। अपने मन में ये बोलते हुए ईगर ने सोचा कि शायद वो उन्हें फिर से कहीं और इससे भी ज्यादा डरावनी जगह पर ले जाने के लिए आए हैं। उन्होंने अपनी आंखों को लगभग बंद ही कर लिया था।
तभी उन्हें एक भारी और नई आवाज सुनाई दी। यहाँ कोई जिंदा है क्या? अगर है तो अपने हाथों को ऊपर करे। ईगर ने ये सुनते ही बहुत धीरे से अपनी हथेली को ऊपर उठाया और धीमी आवाज में कहा कि वो जिंदा है। एक काफी डार्क रंग के और लंबे कद वाला सैनिक उनके पास आया और कहा कि ऐसी जगह पर कोई जिंदा कैसे बच सकता है। उस सोल्जर ने ईगर के हाथ और पैर को उठाकर बाकी की बॉडी से अलग किया। उसने उनके हाथों में कुछ रंगीन गोलियां दी। ईगर शायद इतने होश में नहीं थी कि वो उन्हें पहचान सकें कि ये क्या है। उस सोल्जर ने अपने मुंह पर एक कपड़ा लगा रखा था, जिससे उसके शब्द ठीक से ईगर को सुनाई नहीं दे रहे थे। पर सोल्जर ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, फूड। ईगर पहले जिन गोलियों को बीट समझ रही थीं, अब उन्हें पता चला कि वो चॉकलेट की मीठी गोलियां थीं। ईगर को अपने डैड की याद आ गई, जो हमेशा कहा करते थे कि उन्हें अपनी पॉकेट में मीठा जरूर रखना चाहिए। शायद ये वही मीठी चीज थी। ईगर ने उन गोलियों को धीरे से अपने मुंह के अंदर रख लिया। उस सैनिक ने ईगर को हाथ और पैर से पकड़कर उठाया, जिससे उन्हें महसूस हुआ जैसे इस जमीन ने उन्हें अपना लिया था। ईगर को बाहर एक खुले आसमान के नीचे धूप में रख दिया गया था। ईगर ने देखा कि उनकी बहन मागदा भी वहीं घास पर लेटी हुई थी। वो महसूस कर रही थीं कि शायद अब उन्होंने मौत के सारे स्टेजेस को पार कर लिया है और अब वो आजाद हैं, एक खुले हुए आसमान के नीचे। ईगर बताती हैं कि उस दिन उन्हें एक भयानक जगह से निकालकर लाने के बाद एक गाड़ी में डाल दिया गया, जिसमें उनकी बहन भी उनके साथ थी। उस गाड़ी में बैठे हुए लोग और सोल्जर बात कर रहे थे कि हिटलर की मौत हुए अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन माहौल अभी भी ठीक नहीं था, क्योंकि लोग अभी भी खाने और रहने की जगह के लिए कई मुश्किलों का सामना कर रहे थे। उन सोल्जर्स ने ईगर और मागदा को एक जर्मन घर में शिफ्ट कर दिया था, जहां पर शायद पहले से ही एक जूइश फैमिली रह रही थी। उन्हें एक कमरे में लाकर छोड़ दिया गया था। वहां उन्हें खाने के लिए कुछ दिया गया और साथ में कुछ कपड़े पहनने के लिए दिए गए। ईगर बताती हैं कि इस टाइम में लोग फूड को देखने के बाद उन्हें ज्यादा मात्रा में खाना शुरू कर देते थे, जो एक तरह से उनकी मौत का कारण बन रहा था। ईगर और मागदा ने थोड़ी समझदारी दिखाते हुए पहले उन रंगीन बीट्स यानी चॉकलेट की गोलियों को ही खाना शुरू किया, ताकि उनकी बॉडी में धीरे धीरे फूड को एब्जॉर्व करने की क्षमता पैदा हो। उनके शरीर की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उनकी स्किन अब बहुत मुश्किल से उनकी हड्डियों को छुपा पा रही थी। उनकी कोहनी, कलाई, कंधे और घुटने बिल्कुल साफ और अलग दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ही दिनों में उनके इन बॉडी पार्ट से स्किन पूरी तरह से हट जाएगी और उन्हें अपनी हड्डियां साफ दिखाई देने लगेंगी। उन्हें अब एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां ईगर कुछ देर आराम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उन्हें दरवाजे के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया और कुछ लोगों के कमरे की तरफ आने की आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि मागदा भी वहां पर मौजूद नहीं थी। वो सोचने लगीं कि मागदा को कहां पर लेकर गए होंगे। उनके कमरे के दरवाजे को एक सोल्जर ने खोला और ईगर की तरफ बढ़ने लगा। ईगर काफी डरी हुई थी और उस सोल्जर के स्वेट और ड्रिंक को स्मेल कर रही थी। उन्होंने देखा कि एक सोल्जर दरवाजे के पास भी खड़ा हुआ था, जिससे उनके पास खड़ा सोल्जर कुछ बात कर रहा था और जोर से हंस भी रहा था। ईगर ने उस सोल्जर को खुद से दूर धकेलने की पूरी कोशिश की, पर शायद उनमें इतनी ताकत नहीं थी। कुछ देर के बाद दरवाजे पर खड़े सोल्जर ने दूसरे सोल्जर को आवाज दी और वो वहां से लौट गया। अब इस बंद अंधेरे कमरे में ईगर अकेली थी। वो सोच रही थी कि शायद मागदा को भी वो लोग कहीं लेकर गए होंगे, क्योंकि वो ईगर से कहीं ज्यादा सुंदर दिखती थी। अगले दिन ईगर जब सुबह आराम कर रही थी, तो उन्हें फिर से किसी के कमरे के पास आने की आहट सुनाई दी। वो फिर से डर की वजह से उठकर बैठ गईं और उन्होंने अपने घुटनों के बीच अपने मुंह को छुपा लिया। जब दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वही सोल्जर दरवाजे पर खड़ा था। ईगर उसे दोबारा देखकर पिछली रात के बारे में याद करने लगी, जिसमें वो उनका रेप करने की कोशिश कर रहा था। पर थोड़ी ही देर में ईगर ने देखा कि वो सोल्जर रो रहा था और धीमी आवाज में कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ईगर को उसका ये बर्ताव समझ नहीं आया, लेकिन अब वो थोड़ा कम डर महसूस कर रही थी। उन्होंने देखा कि उस सोल्जर के हाथों में एक थैला था, जिसे उसने ईगर की तरफ आगे बढ़ा दिया। ईगर के अंदर उस थैले को उठाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस थैले को अपनी तरफ खिसकाया और उसे खोल कर देखा। ये राशन का सामान था जो शायद सोल्जर्स को दिया जाता था। ईगर ने उस सामान को एक्सेप्ट किया और देखा कि कुछ देर में उनकी बहन मागदा भी वहां पर आ गई। उन्होंने मागदा से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि मागदा ज्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं करती थी। अगले दिन वो सोल्जर उनके लिए एक रेडियो लेकर आए और अब वो रोज उनके कमरे में आने लगे थे। मागदा को लगता था कि वो सोल्जर उनसे अट्रैक्टेड हैं, इसलिए रोज उनकी मदद के लिए आते हैं। लेकिन शायद वो ईगर से काफी इम्प्रेस थे, इसलिए वो रोज वहां जाते थे।
वो कुछ दिनों के बाद एक डॉक्टर को लेकर आए जिसने ईगर और उनकी बहन का इलाज किया। ईगर अपने मन में सोच रही थी कि इन डॉक्टर की मदद से शायद उनका फिजिकल पेन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके मन पर इस वॉर का जो असर हुआ है वो कैसे ठीक होगा। एक दिन वो सोल्जर उनके रूम में गए और उनसे कहा कि अब रूस की गवर्नमेंट ने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया है और अब बाहर के हालात भी कुछ ठीक हो गए हैं। ईगर अपनी बहन के साथ यहाँ 40 दिन बिता चुकी थी। उन सोल्जर्स ने कहा कि अब वो अपने घर लौट सकती हैं। ईगर और उनकी बहन माग्दा ने फील किया कि शायद उनके मन पर वॉर के असर को कम करने के लिए इससे बेहतर कोई इलाज नहीं हो सकता। हालांकि वो जानती थी कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही होंगी, क्योंकि उनकी माँ और ग्रैंड पेरेंट्स को उनसे छीना जा चुका था। उनके डैड भी शायद अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि उनसे आखिरी बार मिले हुए ईगर को 1 साल हो चुका था। एरिक के बारे में भी कुछ पता नहीं था, पर फिर भी वो घर लौटने के ख्याल से खुश थी। जब वो एक ट्रेन कार में थीं और सो रही थीं, तब उनकी बहन ने उन्हें जगाया और कहा कि देखो, यहाँ पर एक वॉयलिन कॉन्सर्ट हो रहा है। ईगर ने अपनी आंखें खोली और देखा कि इस कॉन्सर्ट में जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें उनकी बहन किलारा अपने वायलिन के साथ बैठी हुई हैं, जो वॉर के टाइम अपने एक प्रोफेसर के घर पर छिप गई थी और फिर अपना रूप बदलकर बाइबल पढ़ना सिखाने लगी थी ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। ईगर और माग्डा कुछ पुरानी चीजों को देखने के बाद बहुत खुश थीं, और भी शायद काफी दिनों के बाद। ईगर बताती हैं कि जब वो अपनी बहन के साथ उस ट्रेन से उतरी तो उन्होंने देखा कि जहां वो पहले रहा करती थीं, अब वो जगह किसी दूसरे स्टेट में आने लगी थी। जैसे जैसे वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ रही थी, उन्हें अपने डैड की टेलरिंग की दुकान दिखाई दी। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे अभी उस शॉप से उनके डैड बाहर निकलेंगे और घर की तरफ आगे बढ़ेंगे। पर ईगर ने देखा कि उस दिन शॉप की खिड़कियों पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी। वो निराश होकर आगे बढ़ गईं, लेकिन घर की तरफ आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि कैलरा वहां थी और उनके हाथ में उनका वायलिन था और उनके लंबे बाल एक चोटी में बंधे हुए थे। उन्हें देखकर कैलरा जोर से चिल्लाती हुई उनकी तरफ दौड़ती हुई आईं। कैलारा ने उन्हें और उनकी बहन माग्डा को जोर से गले लगा लिया। हालांकि उनकी बहन माग्डा ने कहा कि वो अभी उनसे दूर रहें, क्योंकि उनकी बॉडी पर कई घाव हैं और कुछ छोटे बग्स भी हैं जिससे उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। शायद इन बातों के द्वारा माग्डा उनसे इनडायरेक्टली कहना चाह रही थी कि उन्होंने बहुत मुश्किलों से खुद की लाइफ को बचाया है। कैलरा उन्हें अंदर लेकर गईं और उन्हें पहनने के लिए साफ कपड़े दिए। कैलरा ने न उनसे कुछ पूछा और न ही उन दोनों ने कैलरा से। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी इन दिनों में एक दूसरे के साथ हुई ट्रेजेडीज को समझ पा रही थी। कैलरा ने ईगर से कहा कि अभी उन्हें रेडियो के शो के लिए जाना होगा। हालांकि ईगर और माग्डा ने उन्हें रुकने के लिए काफी बार कहा, लेकिन कैलरा ने हंसते हुए कहा कि अगर वो वायलिन नहीं प्ले करेंगी तो फिर वो खाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगी। ईगर कहती हैं कि वैसे ये अच्छा ही था कि कैलरा उस वक्त वहां से चली गई, जिससे उन्हें कुछ वक्त मिल सके और वो सोच सकें कि आखिर कैलरा के साथ अपनी बातचीत को कैसे शुरू किया जाए। जब शाम में कैलरा लौटी तो उन्होंने माग्डा और ईगर के लिए खाना बनाया। ईगर ने अपनी पीठ में काफी दर्द महसूस किया और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। कैलरा ने उन्हें आराम करने के लिए कहा और खुद वो वायलिन प्रैक्टिस करने के लिए रूम में चली गई। तभी गेट पर किसी ने बेल बजाई। ईगर को लगा कि शायद ये उनके डैड होंगे या फिर एरिक। माग्डा ने गेट खोला तो देखा कि 2 लड़के जो उन्हें ट्रेन जर्नी में मिले थे वो वहां थे। उनमें से एक का नाम सिसिक था और कुछ देर तक वो माग्डा और ईगर से उनकी हेल्थ के बारे में पूछते रहे। और फिर सिसिक ने पूछा कि वो वायलिन कौन प्ले करता है या वो आर्टिस्ट से मिल सकते हैं। माग्डा के हाँ कहने पर वो रूम में चला गया। इसके बाद वो अक्सर उनसे मिलने के लिए वहां आने लगे और खासकर कैलारा से मिलने के लिए। माग्डा कैलारा को छेड़ते हुए कहती हैं कि शायद अब उन्हें वेडिंग केक को किचन में बेक करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस पर कैलारा उनसे कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जून का महीना पूरी तरह से बीत चुका था, लेकिन ईगर को अभी भी सांस लेने में दिक्कत थी। कैलारा उन्हें नजदीक के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गई। वहां पहुंचकर ईगर ने देखा कि ये डॉक्टर तो उनकी पहचान के थे। जब वो ईगर के चेकअप के लिए उन्हें पीछे मुड़ने को कह रहे थे, इसी बीच उन्होंने ईगर को बताया कि एरिक की मौत हो चुकी है, आज़ादी मिलने से कुछ दिन पहले ही। ईगर को जैसे एक धक्का लगा। वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उन्हें अपनी आंखों के सामने वो सभी सीन्स दिखने लगे जब वो एरिक से पहली बार मिली थी। उन्होंने सोचा कि एरिक को मरने से पहले कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा। चेकअप के कुछ देर बाद ईगर घर लौट आईं। वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी। उनकी बहन कैलरा ने उन्हें बड़े टीबी हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात की।
ईगर ने कहा कि वो खुद ही चली जाएंगी, पर कैलरा ने उन्हें डांटते हुए कहा कि अभी वो इतनी बड़ी नहीं है। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उनकी मुलाकात बैले नाम के एक इंसान से हुई जो उनके ही शहर से थे। ईगर के कहने पर कैलरा इस बात पर तैयार हो गईं कि वो बेला के साथ हॉस्पिटल आ जाया करेंगी। ईगर को एक लंबे समय के लिए हॉस्पिटल आने के लिए कहा गया क्योंकि उनके लंग्स ठीक कंडीशन में नहीं थे। वो बेला से काफी बातचीत करने लगी थी। हालांकि वो उनसे उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन ईगर उनकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करने लगी थी। वो एरिक को भूलना चाहती थी क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं थे। बेले भी उनसे काफी क्लोज फील करने लगे थे। ईगर को शायद उनकी लाइफ और बॉडी की तारीफ करने वाला एक नया इंसान मिल चुका था, जो उन्हें बीमारी से बाहर निकलने में मदद करने के साथ साथ उन्हें वॉर की बुरी यादों को भी भुलाने में मदद कर रहे थे। बेले ने उन्हें एक सुंदर ड्रेस भी ऑफर की जब वो हॉस्पिटल से वापस लौट रही थी। ईगर महसूस कर रही थी कि अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर थी और उनकी सांस लेने की प्रॉब्लम भी अब तेजी से ठीक हो रही थी। ईगर बताती हैं कि अब शायद वो समय आ चुका था जब उनकी लाइफ के बुरे मोमेंट्स उनसे दूर जा रहे थे और खुशियां उनके नज़दीक आना चाह रही थी। उन्होंने साल 1946 में 12 जुलाई के दिन अपने नए एडमायरर बेला से शादी कर ली। उनकी शादी एक प्राइवेट फंक्शन की जैसी थी जिसमें केलारा ने सारे गेस्ट के लिए फूड प्रिपेयर किया था। ईगर इस फूड प्रिपरेशन को देखते हुए अपनी लाइफ के उन मोमेंट्स के बारे में सोच रही थी जब वो आलू के छिलकों को अपने कपड़ों में छुपा कर रखती थी ताकि वो अगले दिन की अपनी भूख को मिटा सके। ईगर कहती हैं कि उन्हें ये एक्सेप्ट करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी कि वो उस मुश्किल दौर से बाहर निकल कर आ गई हैं और आज एक बेहतर जिंदगी उनके सामने है। उनकी शादी में उन्हें मिलाकर सिर्फ 8 लोग ही शामिल थे, जिनमें उनकी सारी बहनें बेला, सिसिक, सिसिक का फ्रेंड इमर और उनके डैड के 2 पुराने दोस्त जो जज थे और वो बेला की फैमिली को भी जानते थे। ईगर ने अपने डैड की दुकान के छज्जे पर खड़े होकर कुछ फोटोज भी क्लिक कराए। ऐसा करते हुए उन्हें महसूस हो रहा था कि जैसे उनके डैड उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हों। ईगर ने शादी के लिए जिस पर्सन को चुना था वो काफ़ी अच्छे बिजनेस पर्सन थे। उन्हें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान था। उनके फ्रेंड्स ग्रुप में जितने भी लोग थे उन सभी की वाइफ्स ईगर से काफ़ी उम्र में बड़ी थी। जब भी ईगर उनके साथ किसी पार्टी में जाती तो उन्हें लगता कि शायद वो सबसे कम एक्सपीरियंस्ड हैं। हालांकि बेला के एक दोस्त थे जिनकी वाइफ का नाम आवा था। वो ईगर की हम उम्र थी, इसलिए उनके बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो दोनों कुछ समय के बाद साथ में ही प्रेग्नेंट भी हुई थी। अपनी प्रेगनेंसी के टाइम को याद करते हुए ईगर बताती हैं कि जब बेला और उनके डॉक्टर को ये पता चला कि वो एक बच्चे को कंसीव कर रही हैं तो उनके डॉक्टर ने उन्हें बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कहा। ये बात सुनकर वो बेला के घर को छोड़कर अपने घर आ गईं। हालांकि बेला और डॉक्टर उनके पीछे पीछे आए और उन्होंने क्लियर किया कि वो इस वक्त बच्चे को जन्म देने की हालत में नहीं है क्योंकि उनका वेट काफ़ी कम है। ऐसे में उनकी लाइफ के साथ साथ बच्चे पर भी असर पड़ सकता है। पर ईगर ने डिसीजन ले लिया था। उन्होंने दरवाजे पर आकर डॉक्टर से कहा कि वो बच्चे को जन्म देंगी और यही उनका आखिरी जवाब है। जब उनकी बहनों को ये पता चला तो वो काफ़ी खुश हुईं और उस रात तीनों ने कमरे में साथ बैठकर देर तक बातें की। उनकी बहनें उनके बच्चे पर हाथ रखते हुए बोली कि आज अगर उनकी मॉम और डैड होते तो वो शायद सबसे ज़्यादा खुश होते क्योंकि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ते हुए देखते। इस तरह से समय लगातार बीत रहा था और कैलरा भी सिसिक के साथ शादी करके अपनी नई लाइफ शुरू कर चुकी थी और उनकी दूसरी बहन माग्डा ने पियानो बजाना स्टार्ट कर दिया था और अब उन्हें अलग अलग कंट्रीज में शोज मिल रहे थे। माग्डा भी अमेरिका शिफ्ट हो चुकी थी। इसी बीच बेला को बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुई और उन्हें प्राग में अपने बिजनेस को क्लोज करना पड़ा। जब ईगर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बेला से पूछा कि वो अब क्या करेंगे या फिर नया बिजनेस कहाँ शुरू करेंगे। तो बेला ने जवाब दिया कि अब वो अपने नए बिजनेस की शुरुआत जेरूसलम यानी कि इजराइल में करने जा रहे हैं। ईगर उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उन्हें अपनी मॉम की कही हुई बातें याद आ रही थीं कि जिस जगह पर उन्होंने अपनी फैमिली बनाई है वो उसे कैसे छोड़ सकती हैं। पर ईगर के पास शायद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद वो अमेरिका जाकर ही अपनी फैमिली के साथ रह सकती हैं क्योंकि वहां पर पहले से ही उनकी बहन माग्डा थी। लेकिन बेला ने अपना मन बना लिया था और ईगर को उसे फॉलो करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बेला ने उनसे कहा कि वो एक बॉक्स कार खरीद लेंगे जिसमें उनकी ज़रूरत का सारा सामान आ जाएगा। वो इससे अपनी जर्नी का कुछ हिस्सा ट्रेवल करने के बाद शिप से हाइफा के लिए निकल जाएंगे। इस समय उनकी बेटी भी उनके साथ थी जिसका नाम उन्होंने मरिस्का रखा था। उनकी लाइफ में अब नए लोग थे और अब वो उन नए लोगों के साथ एक नई जगह पर रहने के लिए जा रही थी।
ईगर बताती हैं कि जब वो बेला के साथ इसराइल शिफ्ट होने वाली थी, तो उन्हें बीच में कुछ जगह पर थोड़े दिनों के लिए रुकना था। एक दिन वो अपनी बॉक्स कार में अपनी बेटी और बेला को छोड़कर वॉक पर चली गईं, और जब वो वापस आईं तो उनकी बेटी वहां अकेली थी। उन्हें पास के लोगों से पता चला कि बेला को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, और इसके पीछे का कारण उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम का होना है। ईगर कहती हैं कि जब वो बेला से मिली और उनकी बेटी हुई, तब वो लाइफ से एक उम्मीद रखने लगी थी, खुशियों की उम्मीद जो उनकी वॉर टाइम की यादों को बहुत पीछे छोड़ देने में मदद करती। लेकिन शायद फ्रीडम उनके लक में ही नहीं थी। आज वो हिम्मत हार रही थी, पर जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनकी मॉम उन्हें हिम्मत दे रही हैं और कह रही हैं कि तुम्हें अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। जैसे उन्होंने वॉर के समय अपने अपार्टमेंट को छोड़कर एक ईंटों की फैक्ट्री में जाने का डिसीजन लिया था। ईगर की बॉक्स कार भी कुछ ही देर में जब्त की जाने वाली थी, और उनके फ़ोन को भी बग्ड कर दिया गया था। वो इस इंसिडेंट के बारे में अपनी बहनों को बताना चाहती थी, लेकिन उनका फ़ोन टैप किया जा रहा था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में कैसे बात करें, जिससे किसी को भी उनके प्लान के बारे में पता ना चल पाए। उन्होंने अपनी बहन कैलरा से कोड वर्ड्स में बात की। हालांकि कैलरा के लिए उनकी इन बातों को समझना इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपने दिमाग में वहां से निकलकर कैलरा के साथ जाने का प्लान कर लिया था, लेकिन वो बेला को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो बेला से बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर इसलिए भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को बिना उसके पिता के बड़ा नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपनी बॉक्स कार से एक पैकेट निकाला जिसमें बेला के द्वारा उन्हें दी हुई एक डायमंड रिंग रखी हुई थी। उन्होंने उसे ज्यादा समय पहना नहीं था, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं ये रिंग उनसे खो ना जाए। लेकिन आज वो खुद इसे अपनी मर्जी से दूर कर रही थी। उन्होंने उस डायमंड रिंग को काफी देर तक देखा। ये काफी खूबसूरत थी। इसमें लगा हुआ हीरा एकदम गोल था, और ये सोने में फिट किया गया था। उन्होंने कुछ जरूरी पेपर्स, जिनमें अमेरिकन कंस्यूलेट के पेपर भी शामिल थे, उन्हें अपने साथ लिया, और इस रिंग को पहनकर वो अपनी बेटी को लेकर उस बॉक्स कार से निकल गईं। वो काफी डरी हुई थी और तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ कदम बढ़ा रही थी, लेकिन वो हाथों में गन लिए हुए और एक यूनिफॉर्म पहने हुए सोल्जर से बहुत डरती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही ऐसे सोल्जर्स के बुरे बर्ताव को देखा था। लेकिन आज उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो तेज कदमों के साथ डरते हुए स्टेशन में अंदर गईं, और उन्होंने गार्ड को उन्हें बेला से मिलवाने के लिए कहा। उन्होंने अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग को गार्ड की तरफ आगे बढ़ा दिया। वो डर रही थीं कि कहीं वो उन्हें स्टेशन से बाहर जाने के लिए ना कह दे, या फिर किसी सीनियर ऑफिसर से इसकी शिकायत ना कर दे। पर कुछ देर के बाद ही उस गार्ड ने वो रिंग ले ली और उन्हें कहा कि सिर्फ 5 मिनट। वो बेला के सेल की तरफ आगे बढ़ रही थी, और उनके साथ उनका बच्चा भी था। ईगर और अपनी बेटी को खुद की तरफ आते देख बेला एकदम उछलकर उनके पास आए और अपनी बेटी से बोले कि देखो मेरा कितना छोटा सा प्यारा बैट है यहाँ। बेला ने ईगर को बताया कि उनकी कोई गलती नहीं है, बस उन्हें पावर का गलत फायदा उठाते हुए अरेस्ट कर लिया गया है। ईगर ने बेला को अपने प्लान के बारे में बताया, और उन्होंने अपने सेल के आसपास के लोगों को ये शो किया कि ईगर उन्हें वापस ले जाने के लिए आई थी। वो तेज कदमों से स्टेशन से निकलने में कामयाब रहे। ईगर को एक बार फिर से महसूस हुआ कि उन्होंने फ्रीडम हासिल कर ली है। लेकिन अभी भी मुश्किल कम नहीं हुई थी। वो ट्रेन स्टेशन पर बैठे हुए थे, और इसी बीच स्टेशन पर बेला और ईगर अपने डिब्बे में बैठ जाएं, ऐसा कहा गया। ईगर डर गईं कि कहीं बेला के नाम को सुनकर वहां पुलिस और उन्हें फिर से अरेस्ट न कर ले। वो तीनों अपनी सीट से उठे और तेजी से ट्रेन में बैठने के लिए अपने सिर को नीचे किए हुए आगे बढ़ने लगे। ईगर ने तीनों टिकट्स को संभाल रखा था, और साथ में खाने के लिए कुछ सैंडविचेस भी ले ली थी। अब ट्रेन चल चुकी थी और ईगर ने थोड़ा रिलीफ महसूस किया। बीच के स्टेशन में वो कैलरा और सिसिक से मिली, जो उनके साथ आगे रिफ्यूजी कैंप तक चलने के लिए तैयार थे। कैंप में पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को बेड पर सुलाया, और सभी साथ बैठकर इस बारे में चर्चा करने लगे कि इसके बाद वो आगे अब कहाँ जाएंगे। बेला इस बात पर अड़े हुए थे कि वो इसराइल की तरफ ही जाएंगे, जहां पर वो पहले से ही अपने बिजनेस को प्लान कर चुके हैं। लेकिन ईगर बेड के कोने पर बैठे हुए काफी देर तक अमेरिकन कॉन्सुलेट के पेपर्स को देख रही थी। इतने में ही उनकी बहन केलरा वहां पर आ गई, और उन्होंने ईगर को उन पेपर्स को पढ़ते हुए देखा। केलरा ने ईगर से कहा कि उन्हें वही करना चाहिए जो उनका मन करे, क्योंकि अगर उनकी मॉम आज जिंदा होती तो वो भी उनसे यही कहती। ईगर एक दुविधा में पड़ी हुई थी, क्योंकि वो बेला को नहीं छोड़ना चाहती थी और अपनी बेटी को भी एक सेफ जगह पर रहकर बड़ा करना चाहती थी। इन्हीं सारी बातों को अपने मन में सोचते हुए ईगर बेला के साथ एक चेयर पर बैठी हुई थी और बेला के शांत चेहरे की तरफ देख रही थी।
वो शायद उन्हें बताना चाहती थीं कि बेला उनकी लाइफ में कितना ज्यादा मायने रखते हैं। बेला ने उनसे पूछा कि वो उनके डिसीजन से खुश हैं। ईगर ने जवाब दिया कि वो उन्हें कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहेंगी और इसीलिए शायद वो जेल में इतने खतरे को उठाते हुए अपने बच्चे के साथ उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए गई थी। लेकिन उनके इस डिसीजन में शायद वो उनका साथ नहीं दे सकती हैं। इसराइल जाने के लिए उनका मन उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। उन्हें बेंडी और मार्ता के साथ कल इसराइल के लिए निकल जाना चाहिए और अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उनके वीज़ा भी बनकर तैयार हो चुके थे। ईगर ने अपने सिर को नीचा करते हुए बेला से कहा कि वो मरिस्का को लेकर अमेरिका जाना चाहती हैं और वो जल्दी ही उस रिफ्यूजी कैंप से अमेरिका के लिए निकल जाएंगी। जब तक अमेरिका का वीज़ा बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक ईगर ने वियना में ही रुकना सही समझा। पर वो खुश थीं कि उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और फाइनली वो अमेरिका जा रही थी। इससे भी ज्यादा सरप्राइज कर देने वाली बात यह है कि बेला उनके साथ अमेरिका आ रहे थे। उन्हें ये बातें बिल्कुल भी सच नहीं लग रही थी। वो उस दिन को याद करते हुए बताती हैं कि जब बेला इसराइल के लिए बेंडी और मार्ता के साथ निकलने वाले थे, तब ट्रेन के उस डिब्बे में सभी बैठ चुके थे। बेंडी और मार्ता के नाम के साथ बेला का नाम भी पुकारा गया। बेंडी और मार्ता बेला से आगे खड़े हुए थे। वो अपना सामान उठाकर कोच में बैठ गए, लेकिन बेला वहीं खड़े कुछ सोच रहे थे। उनका नाम दोबारा पुकारा गया, लेकिन वो वहीं खड़े रहे। धीरे धीरे उस ट्रेन कोच के दरवाजे बंद होने लगे। बेंडी और मार्ता ने भी उन्हें जोर से आवाज दी और जल्दी अंदर आने के लिए कहा, पर बेला उस डिब्बे में नहीं चढ़े। दरवाजा बंद हो गया था और ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। बेला घर लौट आए और उन्होंने ईगर से कहा कि वो अपनी बहन माग्दा से उनके लिए भी वीजा बनवाने के लिए कह दें। ईगर को यकीन ही नहीं हुआ कि बेला ने अपना इजराइल जाने का डिसीजन बदल दिया है। वो जानती थीं कि बेला को इजराइल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। शायद यही वजह थी कि बेला थोड़ी सी उदास थे, पर वो भी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते थे और अपनी बेटी को एक डैड होने के सारे कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहते थे। आखिर में वो दिन भी आ ही गया जब ईगर अमेरिका जाने वाली थी। वो काफी खुश थीं। उनकी खुशी के पीछे का एक कारण ये भी था कि उनकी बहन माग्दा पहले से ही अमेरिका के न्यूयॉर्क में रह रही थी। वो वहाँ पियानो बजाने के साथ साथ एक टॉय फैक्ट्री में काम भी करती थी। उन्होंने ईगर बेला पर मरिस्का को शिप पर रिसीव किया। उनके साथ उनकी आंटी भी थी जो न्यूयॉर्क में माग्दा के साथ ही रहती थी। ईगर बताती हैं कि उन्हें शिप पर खुली हवा में सांस लेते हुए महसूस हो रहा था कि आज वो शायद सच में आज़ाद थी। वो अमेरिका को खुद के लिए एक सेफ जगह मानती थी और इसीलिए वो यहाँ आना चाहती थी। उन्होंने अपनी बेटी मरिस्का से कहा कि अब वो सब अमेरिकन हैं। मरिस्का भी अब बड़ी हो चुकी थी और उसने अपने दोनों हाथों को फैलाकर जोर से कहा, लिबर्टी यानी कि आज़ादी। ईगर कहती हैं कि उस दिन वो अपने डिसीजन पर सबसे ज्यादा प्राउड फील कर रही थी। उन्हें फील हो रहा था कि अब वो निराशा और नेगेटिविटी को खुद से और अपनी फैमिली से बहुत दूर छोड़कर आ चुकी हैं। हालांकि उनके हस्बैंड थोड़े से उदास जरूर हैं, लेकिन उन्हें यह भी भरोसा था कि वो यहाँ जल्दी ही कुछ नया शुरू कर लेंगे। ईगर कहती हैं कि आज वो बेला के लिए ऐसा प्यार महसूस कर पा रही थी जैसा उन्हें पहले कभी फील नहीं हुआ। वो आज उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड के रूप में देख रही थी जो अपनी फैमिली के साथ मजबूती से खड़ा हुआ था। उन्हें अपनी बहन से मिलकर भी काफी खुशी थी जो वॉर के समय में हमेशा उनके साथ बनी रही थी। ईगर कहती हैं कि अमेरिका में जाने के बाद उन्हें शायद फ्रीडम का सबसे बेहतर एस्पेक्ट देखने को मिल रहा था। ईगर कहती हैं कि उन्हें अमेरिका में शिफ्ट हुए कुछ दिन बीत चुके थे। शुरुआती दौर में वो अपनी बहन माग्दा के साथ उनकी आंटी के घर पर रह रही थी, लेकिन घर में इतनी ज्यादा जगह न होने की वजह से बेला और ईगर ने डिसाइड कर लिया था कि वो कहीं और किराए पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि माग्दा ही उनकी आंटी के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ईगर ने अपनी नई जॉब शुरू कर दी थी जो कि एक फैक्ट्री में कपड़ों के एक्स्ट्रा धागे काटने को लेकर थी। उन्हें हर एक कपड़े के हिसाब से पेमेंट मिलता था। वो हर रोज कोशिश करती कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें जिससे उनका पेमेंट बढ़ सके। कभी कभी तो ईगर इतना ज्यादा काम करती थीं कि उनके हाथ वापस घर लौटते समय कांपने लगते थे। उन्हें इस वक्त उस फैक्ट्री की याद आती जब वो वॉर के समय जर्मनी में एक धागे की फैक्ट्री में काम करती थी और वहां की मशीन इतनी ज्यादा खराब होती थी कि उनके हाथों से खून निकलने लगता था। उन मशीनों से इतना ज्यादा शोर होता था कि वो उस जगह पर रात में भी सो नहीं पाती थी। वो आज महसूस कर रही थी कि भले ही एक जियोग्राफिक नजरिए से देखा जाए तो वो उन जगहों से काफी दूर थी जिन्होंने उनकी जिंदगी में इतनी बुरी यादें पैदा की थी, लेकिन उनका दिमाग और मन आज भी उन्हीं यादों से घिरा हुआ था। उनके सामने हर रोज उनकी माँ का चेहरा आता था। वो कभी कभी रातों में उसी डरावनी चिमनी के सपने देखती थीं
जिसने उनकी माँ को उनसे छीन लिया था। वो अपनी बहन माग्डा के उस लुक के भी सपने देखती जब उनके सुंदर बालों को काट दिया गया था और उनके कपड़ों को फाड़ दिया गया था। उनके लिए इन यादों और डरावने सपनों से निकल पाना आसान नहीं था। ईगर कहती हैं कि बेला ने भी एक वेयरहाउस में डिब्बे उठाने का काम ले लिया था। यहाँ पर किसी भी दूसरे देश से आए लोगों को ज्यादा अच्छा काम तो नहीं मिलता था, लेकिन ऐसी छोटी मोटी जॉब्स आसानी से मिल जाती थीं। बेला की टीबी के सिम्टम्स फिर से उभरने लगे थे। वो ज्यादा भारी बॉक्स उठाने की वजह से ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर ईगर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गईं। बेला की हालत काफी खराब थी और अब उनके कफ में ब्लड भी आने लगा था। ईगर ने डॉक्टर से पूछा कि उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अपना वेयरहाउस का काम बंद करना होगा। इस मुश्किल दौर में उनकी बेटी ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। वो इस समय सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन वो अपने डैड की दवाओं का और उनके खाने के समय का पूरा ध्यान रखती थी। मरिस्का ईगर से कहती कि वो डैड को ठीक होने में उनकी पूरी मदद करेंगी, और ये सुनकर ईगर मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लेती। उनकी बेटी काफी ज्यादा तेज और स्मार्ट थी। वो एक किंडरगार्टन में जाती थी जहाँ की हेड एक अमेरिकन लेडी थी, लेकिन वो दूसरे देश से आए हुए लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी और उनसे प्यार से पेश आती थी। मरिस्का उनकी काफी मदद करती। वो वहां पर आने वाले बहुत छोटे बच्चों के बारे में हेड को बताती कि उन्हें क्या दिक्कत है या वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ईगर कहती हैं कि वो और बेला मिलकर उन्हें एक छोटा एम्बेसडर बुलाते थे। ईगर बताती हैं कि मरिस्का काफी आसानी से इंग्लिश बोल लेती थी। उन्हें इंग्लिश में बात करने समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। उन्होंने बाइबल पढ़ना भी शुरू कर दिया था। वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। ईगर ने महसूस किया कि वो एक बेहतर इंसान बनने की राह पर चल रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका में ईगर और बेला सरवाइव करने के लिए थोड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे थे, लेकिन मरिस्का इस माहौल को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए बड़ी हो रही थी। ईगर ने अब तक कई सारी जॉब बदल दी थी ताकि उन्हें अच्छा पेमेंट मिल सके। उन्होंने अपनी बहन के सामने उनके साथ रहने का भी ऑफर रखा हुआ था, लेकिन वो जानती थी कि माग्डा को न्यूयॉर्क में अच्छा काम मिल गया है और वो अब बार बार शहर नहीं बदल सकेंगी। माग्डा अपने डैड से टेलरिंग स्किल सीख चुकी थी और उन्होंने वहीं न्यूयॉर्क में कोट सिलने की एक शॉप में जॉब ले ली थी जो उन्हें अच्छा अमाउंट पे कर रहे थे। पर ईगर के कहने पर वो उनके साथ एक बड़े अपार्टमेंट में रहने और किराए को आधा शेयर करने के लिए तैयार हो गई थी। माग्डा और ईगर मिलकर हर दिन $60 कमा लेती थी। उन्हें अब लगने लगा था कि वो एक अच्छी लाइफ बिता सकती हैं। ईगर ने अपना दूसरा बच्चा प्लान करने के बारे में भी सोचा था। एक दिन वो सभी ईगर, बेला, माग्डा और मरिस्का एक फिल्म देखने के लिए गए जो कि बेले डांसर विक्की के बारे में थी। इस फिल्म को देखकर ईगर अपने डांसिंग डेज के बारे में याद करने लगी कि कैसे वो एक ओपेरा हाउस में अच्छी परफॉर्मेंस दिया करती थी। लेकिन तभी उन्हें उस परफॉर्मेंस के बारे में याद आया जो उन्होंने मैग्नेल के सामने प्रेजेंट की थी ताकि उस दिन उनकी लाइफ बच सके। लैंग्वेज को लेकर ईगर के साथ यहाँ भी कुछ दिक्कत हुआ करती थी। जैसे कि एक दिन में वो जब बस में बैठकर कहीं जा रही थी तो बस कंडक्टर ने उन्हें अपना टोकन भूल जाने पर जोर से चिल्लाते हुए इंग्लिश में कहा कि बाय इट और लीव द बस। ईगर कुछ देर उनकी बातों को समझ नहीं पाई और इसी तरह अपनी सीट पर बैठी रहीं। कंडक्टर बार बार यही चिल्लाते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था और ईगर के रिस्पॉन्ड न करने पर उसने उनका हाथ तेजी से पकड़ते हुए उन्हें सीट से उठा दिया। ईगर आगे बताती हैं कि उस दिन उनके बगल में एक लेडी बैठी हुई थी जो ये समझ गई थी कि वो किसी दूसरे देश से आई हुई हैं। उन्होंने स्लोवक लैंग्वेज में ईगर से बात की और पैसे निकालने को कहा। ईगर ने अपने पसीने से गीले हुए हाथों में टोकन के लिए पैसे निकाले और कंडक्टर की तरफ आगे बढ़ा दिए। घर पहुंचकर उन्होंने ये बात अपनी बहन माग्डा को बताई और उनसे सवाल पूछा कि क्या एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। माग्डा ने उनका नाम प्यार से लेते हुए कहा कि यस ऑफ कोर्स। ईगर अपने मन में सोच रही थी कि वो इन यादों से और इन मुश्किलों से लड़ेंगी और अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए सब कुछ बेहतर करने की कोशिश हमेशा करती रहेंगी। ईगर के अब 2 बच्चे थे, जिनमें से उनकी बड़ी बेटी मरिस्का 7 साल की थी और उनकी छोटी बेटी ऑड्रे सिर्फ 1 साल की थी। काफी समय तक वो बोल्टमायर में अपनी बहन माग्डा के साथ रहीं और वहां उनके हस्बैंड बेला के एक कजिन जिनका नाम बॉब था, उन्होंने बेला को एक जॉब दिलाने में भी मदद की। इस जॉब से बेला को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन बेला फिर से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे और उस समय वहां मंदी का दौर चल रहा था। बॉब के अंकल की एक होलसेल की फैक्ट्री थी जिसे वो किसी दूसरे को चलाने के लिए देना चाहते थे। बॉब ने ये बात बेला को बताई और बेला ने भी इस ऑफर में एक इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उनके अंकल ने कहा कि इसके लिए बेला को वेस्ट में शिफ्ट होना पड़ेगा
क्योंकि वहां की इकोनॉमी ठीक चल रही थी और मंदी का भी वहां कोई असर नहीं था। बेला ने ईगर के साथ बात की और वो वेस्ट में एल पासो शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए। ईगर बताती हैं कि अब तक उनके 3 बच्चे हो चुके थे, जिसमें से सबसे छोटा उनका बेटा था जिसका नाम उन्होंने जॉनी रखा था। वो बताती हैं कि एक दिन वो अपनी छोटी बेटी ऑड्रे को लेकर एक पार्क में गई हुई थी, जहां पर उन्होंने एक लेडी को देखा जो शायद अपने बेटे से हंगरी लैंग्वेज में बात कर रही थी। ईगर ने सोचा कि उन्हें उस लेडी के पास जाकर उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो पहले जर्मनी में रहती थी और वो एक वॉर सर्वाइवर हैं। लेकिन अगले ही पल उनके अंदर यह ख्याल आया कि वो सिर्फ एक लैंग्वेज के बेसिस पर किसी से ये सवाल कैसे पूछ सकती हैं। तभी उनकी बेटी ऑड्रे ने उनसे दूसरे झूले पर चलने की जिद की। ईगर आगे बढ़ ही रही थी कि उन्होंने देखा कि वो लेडी भी अपने बच्चे के साथ उसी झूले की तरफ आ रही है। ईगर से रहा नहीं गया और उन्होंने हंगरी लैंग्वेज में ही उनसे पूछ लिया कि क्या वो हंगरी लैंग्वेज जानती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग इस भाषा का यूज करते हैं। उन्होंने बताया कि वो जर्मनी से ही हैं और ये लैंग्वेज काफी बेहतर तरीके से जानती हैं। उन्होंने ईगर को अपना नाम भी बताया, जिसके सरनेम को सुनकर ईगर ने उनसे सवाल किया कि क्या वो लेसिक को जानती हैं। उस लेडी की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा कि वो उनकी बहन है। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच एक बहुत गहरा बॉन्ड बन गया है। इतने पुराने जानने वाले इंसान से मिलकर वो दोनों ही काफी इमोशनल हो रही थी। उन्होंने अपने नंबर्स एक्सचेंज किए। बातचीत को बढ़ाते हुए ईगर ने पूछा कि लसिक कहाँ पर हैं। उन्होंने बताया कि वो यहीं पर हैं और अब वो एक डॉक्टर हैं। ये सुनकर ईगर को काफी खुशी हुई। वो सोच रही थी कि वॉर जैसी डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़कर भी उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया। ईगर ने घर पहुंचकर ये बात अपनी फैमिली को बताई और शाम में लेसिक का कॉल भी ईगर के पास आया। वो उनसे बात करके काफी खुश थीं। उस शाम उनके घर पर बॉब और उनकी फैमिली डिनर के लिए आने वाली थी। उनकी बड़ी बेटी मरिस्का ने ईगर से हैमबर्गर बनाने के लिए कहा। ईगर ने वैसे ही हैमबर्गर बनाए जैसे उनकी मॉम बनाया करती थी। इसमें मीट बॉल्स को रखकर उन्होंने तैयार किया था। लेकिन मरिस्का ने कहा कि उन्हें अमेरिकन स्टाइल के हैमबर्गर बनाना सीखना चाहिए, जो कि बिल्कुल फ्लैट होते हैं और उनके बीच में एक पैटी रख दी जाती है। ईगर बताती हैं कि उनके बच्चे शुरू से ही अमेरिका में रहने की वजह से वहाँ की लैंग्वेज, पहनावे और खाने की चीज़ों के बारे में तेजी से सीख रहे थे। ईगर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्हें खुद में बदलाव लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। जब शाम में बॉब उनके घर आए और वो आपस में बात करने लगे, तो ईगर को ठीक से इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से बॉब के बच्चे ने अपनी मॉम से धीरे से सवाल किया कि जॉनी की मॉम यानी कि ईगर उनसे इतनी अलग क्यों है। इस पर बॉब की वाइफ ने उसे चुप कराते हुए कहा कि वो यहाँ पर नए आए हैं, इसलिए वो अभी लैंग्वेज को सीख रही हैं, लेकिन वो हमसे अलग बिल्कुल भी नहीं है। ईगर ने अपनी पढ़ाई को यहाँ पर कंटिन्यू करने के बारे में सोचा, क्योंकि अब बेला का बिजनेस अच्छा चल रहा था और उनके बच्चे भी बड़े हो चुके थे, जिनमें से जॉनी स्विमिंग क्लास के लिए जाता था और वो कई कॉम्पिटिशन्स भी जीत चुका था और उनकी दोनों बेटियां पियानो के लेसन लेती थीं। इसके साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। ईगर का मानना था कि यही एक वजह होगी जिससे वो अपनी लैंग्वेज को बेहतर बना सकेंगी। कुछ सालों के बाद ईगर अपनी डिग्री पाने की शुरुआत कर चुकी थी और अब वो एक छोटे से स्कूल में साइकोलॉजी की टीचर भी थी। उनकी इंग्लिश इतनी बेहतर हो चुकी थी कि वो आसानी से अपने पेपर वर्क को कर सकती थी। एक दिन वो बैठकर अपने लेक्चर के शुरू होने का इंतजार कर रही थी कि एक पर्सन ने उनके पास आकर कहा कि क्या वो वॉर की सर्वाइवर हैं। ईगर बिल्कुल चौंक गईं। उन्होंने देखा तो उस इंसान का चेहरा उन्हें कुछ देखा हुआ सा लग रहा था। इंट्रोडक्शन पूछने पर उन्होंने बताया कि वो एक पत्थर उठाने वाली फैक्ट्री में उनके साथ थे। उन्होंने ईगर को फ्रैंकली की लिखी हुई एक किताब भी पढ़ने के लिए दी। घर लौटकर ईगर जल्दी से उस किताब को पढ़ना चाहती थी और शायद जानना चाहती थी कि उनके जैसे लोगों के साथ उस वॉर टाइम में क्या हुआ था। क्या वो जिस स्थिति में थीं उससे भी बुरी कोई स्टेज हो सकती थी? क्या किसी के पास उनसे भी ज्यादा डरावनी यादें हो सकती थी, या कोई उनसे भी ज्यादा बुरे सपने हर रात को देखता था जिसमें उनकी माँ को उनसे दूर होते हुए वो देख सकती थी। फ्रैंकल की उस किताब के आखिरी पन्ने में लिखा हुआ था कि किसी भी इंसान की लाइफ से आप सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन उसकी फ्रीडम को छीनने के बाद शायद वो इंसान ही नहीं रह जाता है। ईगर से बेहतर इस बात को भला कौन समझ सकता था। ईगर इतना समय बीतने के बाद भी खुद को कुछ यादों से आजाद करने में सफल नहीं हो पा रही थी और फिर एक दिन अचानक उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि शायद यही वजह है कि वो कुछ बातों से आगे बढ़कर खुद के लिए सोच ही नहीं पा रही हैं। ये शाम का समय था और ऑड्रे, जो कि एक केयर टेकिंग सेंटर पर काम करती थी, वो घर लौटी ही थी और जॉनी भी अपनी स्विमिंग क्लासेस से वापस आया था। उन दोनों ने देखा कि बेला और ईगर बाहर के ही काउच पर अपने सिर को झुकाकर बैठे हुए थे। ऑड्रे ने सवाल किया कि क्या हो गया है।
क्या उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है या फिर कोई बहुत ज्यादा बीमार है जो वो दोनों इस तरह से सिर झुकाकर बैठे हुए हैं। बेला ने ऑड्रे को जवाब दिया कि किसी की भी डेथ नहीं हुई है और ना ही कोई बीमार है। वो बस ये बताना चाहते हैं कि उनकी मॉम और वो साथ में खुश नहीं रह पा रहे हैं। ये सुनते ही जॉनी तेजी से काउच पर पैर से ठोकर मारते हुए गुस्से से अंदर चला गया और ऑड्रे ने कहा कि उनकी फैमिली की दिक्कत क्या है। क्या वो कभी नॉर्मल लोगों की तरह से नहीं रह सकते हैं? क्या वो अभी तक बस एक दूसरे से प्यार करने का नाटक करते आ रहे थे? बेला ने कहा कि वो उनकी मॉम को अभी भी प्यार करते हैं और ईगर ने भी दोहराया कि आई डू ऑल्सो, पर वो साथ नहीं रहना चाहते, वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं। ईगर 39 साल की पूरी हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि उन्होंने अपनी लाइफ में खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। उन्होंने अपना बचपन एक कैंप से दूसरे कैंप में जाने में बिता दिया और एडल्टहुड उन्होंने अपनी लाइफ को बचाने में लगा दिया था। अगर उनके प्यार की बात करें तो जब वो एरिक से पहली बार मिली थी तब उन्हें अपनी बॉडी में एक सेंसेशन फील हुआ था, लेकिन बेला को उन्होंने बिना किसी डीप फीलिंग के ही खुद की लाइफ में शामिल कर लिया था। शायद वो उस समय सब कुछ बहुत जल्दी हासिल कर लेना चाहती थी और इतना ज्यादा जल्दी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद से कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि ऐसा नहीं था कि बेला का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था, बल्कि वो तो ईगर की हर एक कदम पर मदद करते थे, जैसे कि बच्चों की केयर करने में, उनकी पढ़ाई को पूरा करने में वगैरह वगैरह। लेकिन उनका ये एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर शायद ईगर को हमेशा आगे बढ़ने से रोक देता था। ईगर कहती हैं कि जब भी बेला बाहर किसी पार्टी में जाते या ट्रेन में होते तो वो अपने आसपास के लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते थे, क्योंकि वो काफी अच्छी बातें करते थे। वहीं ईगर अधिकतर शांत रहती थी। उन्हें लगता था कि शायद इस तरह से वो अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस कर रही हैं। लेकिन अब इस उम्र में पहुंचकर शायद उन्हें महसूस हो चुका था कि खुद के लिए बोलना कितना जरूरी है। एक दिन उनकी बेटी ऑड्रे के बहुत सारे फ्रेंड्स उनके घर पर आए हुए थे और वो आपस में कोई गेम खेल रहे थे और तेज आवाज में बातें भी कर रहे थे, जिसकी वजह से ईगर अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी और न ही वो रेस्ट कर पा रही थी। उन्होंने ऑड्रे के कमरे में जाने और उनके दोस्तों से बात करने के बारे में सोचा। हालांकि वो हमेशा कम ही बोलती थीं, लेकिन अब जब उन्होंने खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया था तो उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी बेटी की फ्रीडम से भी मिलकर बात कर ली जाए। ऑड्रे के फ्रेंड्स ने ईगर से उनकी लाइफ के बारे में पूछा कि उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की हैं और उनकी फेवरेट हॉबी क्या थी। ईगर वैसे तो वॉर की बातें अपने बच्चों के सामने कभी नहीं बताती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी बिटर मेमोरीज को उन लोगों के साथ शेयर किया और साथ में ये भी बताया कि वो कितनी बेहतरीन बैले डांसर और जिम्नास्ट हुआ करती थी। उन्होंने ओपेरा में कितने सारे बेले शोज किए और उन्हें जीता भी। ऑड्रे के एक दोस्त ने कहा कि वो कितनी लकी हैं जिन्हें इतनी ज्यादा स्ट्रांग मॉम मिली है और साथ ही वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड भी हैं। ऑड्रे अपनी मॉम की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ईगर को भी ये बातचीत काफी अच्छी लगी, क्योंकि आज उनके टैलेंट को लोगों ने अप्रिशिएट किया था, जिसे वो हमेशा कम समझती थी। आज उनका ग्रेजुएशन डे था। वो 40 साल की हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि जो काम लोग सालों पहले कर लेते हैं वो उसे अब पूरा कर पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी खुद को एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। वो हमेशा सोचती थी कि एक लेडी होने की वजह से उनसे हमेशा यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो जल्दी शादी कर लें और अपनी फैमिली पर ध्यान दें, क्योंकि उनकी माँ ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उनकी माँ एम्बेसी में एक काउंसलर थी। जब उनकी छोटी बहन की शादी हुई तब उनकी फैमिली ने उन्हें भी शादी करने के लिए कहा। वो जिस इंसान को पसंद करती थी उनसे वो शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो ज्यूइश नहीं थे। इसके बाद उन्होंने ईगर के डैड से शादी की, जिन्होंने एक बार उनके लिए काफी सुंदर ड्रेस बनाई थी और इस ड्रेस को पहनने के बाद उनकी तारीफ भी की थी। ईगर ने आज अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली और कुछ दिनों के बाद उन्हें अच्छे कॉलेज से साइकोलॉजी के प्रोफेसर के लिए कॉल भी आने लगे। वो अब ज्यादा खुश रह पा रही थी। वो अपने कलीग्स के साथ अब पार्टी करती थी और ड्रिंक्स एंजॉय करती थी। वो अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती थी। ईगर बताती हैं कि एक रात वो कुछ पेपर वर्क के लिए जाग रही थी, तभी उनके पास किसी लेडी का कॉल आया और उसने बेला के बारे में पूछा। ईगर समझ गई कि ये शायद बेला की गर्लफ्रेंड होंगी। उन्हें काफी गुस्सा आया और उन्होंने फोन पर ही कहा कि वो आगे से उनके पास कॉल ना करें। उनके बच्चों में से एक जॉनी अपने किसी दोस्त के घर पर आज रुका हुआ था और उनकी बेटी ऑड्रे वहीं सो रही थी। उनके घर पर आज सब कुछ मौजूद था जो उन्हें बेहतर महसूस करा सकता था, लेकिन आज भी वो खुद को सोसाइटी से अलग फील कर रही थी। वो खुद के बारे में सोच रही थी कि उन्हें शायद कभी किसी ने अपनाया ही नहीं। अगली सुबह बेला का ईगर के पास कॉल आया, क्योंकि आज उनका बच्चों से मिलने का दिन था। ईगर ने कहा कि वो बच्चों को भेज देंगी, पर बेला चाहते थे कि वो एक फैमिली गैदरिंग की तरह मिले। उनके बार बार कहने पर ईगर उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। बेला ने उन्हें पिक करने का वादा किया और वो तय समय पर ईगर मैंशन पहुंच गए।
वो ईगर से मुस्कुराकर मिले और बेला ने भी खुद को उनसे ठीक से बर्ताव करने से नहीं रोका, क्योंकि पिछली रात वो काफी इमोशनल हो चुकी थी। एक पुराने रेस्टोरेंट पहुंचने पर बेला ने कहा कि ये वही पुरानी जगह है जहां पर वो मिला करते थे। ईगर ने उनसे पिछली रात आए कॉल के बारे में बात की और बेला से सीधे तौर पर पूछा कि वो अगर किसी से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें उस लेडी से शादी कर लेनी चाहिए। और ईगर ने यह भी कहा कि वो उस लेडी को स्ट्रिक्टली मना कर दें कि वो उनके पास ये जानने के लिए कभी फोन ना करें कि बेला कहाँ पर हैं। बेला चुपचाप ईगर की बातों को सुन रहे थे। बेला काफी इमोशनल हो गए और बोले कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ नहीं है। वो ईडा एडिथ ईगर नहीं है जिनसे वो प्यार करते हैं। 44 साल की उम्र में पहुंचकर ईगर ने दोबारा बेला का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। बेला ने उन्हें रिंग दी और ज्यूइश रिचुअल से दोबारा शादी करने के लिए राजी कर दिया। उनके बच्चों ने उनसे मजाक में पूछा कि इस बार ये उनकी रियल शादी होगी या नहीं। दोस्तों, इसी चैप्टर के साथ ये बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। इस बुक समरी के जरिए ऑथर एडिथ ईगर ने अपनी लाइफ के लगभग सारे इंसिडेंट्स को लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। वो लोगों को ये बताना चाहती हैं कि कुछ लोग अपनी लाइफ की मुश्किलों को शायद सबसे ज्यादा बड़ा समझते हैं और हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि वो इससे फाइट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोग उनकी लाइफ से एक सीख ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा मुश्किल हालात से निकलकर भी वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। बस उन्हें अपनी हिम्मत बनाए रखने की जरूरत होती है। ईगर ने अपनी कहानी के जरिए अपने बचपन से शुरू करते हुए लोगों को बताया है कि उनका बचपन और अडल्टहुड वॉर में बीता और जब उन्हें थोड़ी समझ आई तब वो ये सोचने लगी कि उनकी लाइफ का मकसद सिर्फ एक फैमिली और बच्चों तक ही सीमित है, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े लोगों को ऐसे ही करते देखा था। वो कई सारी जगहों पर गलत राह पर थीं, लेकिन जब उन्होंने खुद को पहचाना उसी समय उन्होंने सही रास्ते को चुना और सही चॉइस के साथ आगे बढ़ी। इस बुक समरी के शब्दों और चैप्टर से आप उनके साथ हुए व्यवहार का अंदाजा लगा सकते हैं। वो कहती हैं कि कई सालों के बाद भी वो इन बुरी यादों से खुद को आज़ाद नहीं करा पाई थी। बहुत ही कम उम्र में उनके माता पिता को उनसे एक वॉर ने छीन लिया था, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ अपने मॉम और डैड की एडवाइस को फॉलो करती रहीं। जैसे कि उनकी माँ हमेशा कहती थी, उन्हें वही रास्ता चुनना चाहिए जो उन्हें सही लगता हो। किसी और के फैसले को उन्हें खुद पर कभी भी नहीं थोपना चाहिए। वो कहती हैं कि कुछ लोग एक वॉर के प्रभाव को सिर्फ मंदी, गरीबी और डेथ से जोड़कर देखते हैं, लेकिन किसी भी वॉर का प्रभाव एक आम इंसान की जिंदगी में कितना पड़ता है ये इस कहानी से आप समझ सकते हैं। वॉर के ये प्रभाव कितने ज्यादा लंबे समय तक किसी की जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं, ये बात ईगर ने बहुत करीब से महसूस की थी। उन्होंने अपनी लाइफ में वॉर की वजह से बहुत समय गंवा दिया था। इसी वजह से उन्होंने 42 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया। वॉर ने ईगर के ग्रैंड पेरेंट्स एरिक, उनकी माँ और उनके पिता को उनसे छीन लिया था। ईगर अपने मॉम और डैड से काफी क्लोज थी। वो मानती थी कि उनकी खुशी का इकलौता सोर्स उनके पेरेंट्स ही थे, पर अब उन्हें भी ईगर से दूर कर दिया गया था। दोस्तों, ऑथर की कहानी से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। लाइफ कोई मूवी नहीं है जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। लाइफ का मतलब ही अनएक्सपेक्टेड चीजों को एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑथर ने किया। इतने बुरे बचपन के बाद भी उन्होंने जिंदगी में हार नहीं मानी और जिंदगी से लड़ती रहीं। जिंदगी हमसे यही जज्बा मांगती है। जब आपके सामने पहाड़ जैसी मुश्किलें आती हैं, तब आप क्या करते हैं, क्या चॉइस लेते हैं, ये आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती है। तो अपनी चॉइसेस पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।